देखिए, किसी भी असेट को यदि हम परचेज करते हैं तो उसे हम मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, रादर उसे हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा क्यों? मार्केट वैल्यू पर हम उसे इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट वैल्यू पर किसी भी थिंग्स को, आर्टिकल को, असेट को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब हम उसे बेचने का इंटेंशन रखते हो। मार्केट वैल्यू में तो हम तब रिकॉर्ड करेंगे ना जब हम उसे सेल करने का इंटेंशन रखते हो। जैसे हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, तो उसकी मार्केट प्राइस बढ़ गई, तो यदि हम उसे बेचने का इंटेंशन रखते हैं तो हमें मार्केट प्राइस पर ही पैसा मिलने वाला है, यस और नो, तो हम मार्केट प्राइस पर उसे रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट के लिए कहता है कि मार्क टू मार्केट उन्हें मार्केट वैल्यू पर ही रिकॉर्ड कीजिए। पर असेट्स को मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सकते बच्चों, फिक्स असेट्स को मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव द इंटेंशन टू रीसेल दैट फिक्स असेट्स in near future. So market value of the fixed asset is irrelevant and net so not recorded in the balance sheet. Market value पर उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है because these assets are not going to be sold in near future. बात समझ में आती होगी। अकाउंटिंग यहाँ पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन के अंदर हम ये मानकर चलते हैं अकाउंटिंग करते वक्त कि जो एंटरप्राइजेज है वही भी गोइंग ऑन बेसिस पर कंटिन्यू करेगा और जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वो भी सर गोइंग ऑन बेसिस पर ही कंटिन्यू की जाएगी। ये माइंडसेट आपको रखकर अकाउंटिंग करनी है। तो हम असेट को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू पर इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि नियर फ्यूचर में भी तो हमें सोचना है कि उस असेट्स के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। नियर फ्यूचर में हम उसे सेल करने वाले नहीं हैं तो हम उसे मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नियर फ्यूचर में हम उसे होल्ड करने का इंटेंशन रखते हैं। जब तक हम एग्जिस्टेंस में रहेंगे, जब तक उसकी लाइफ पूरी खत्म नहीं हो जाती, असेट स्क्रैप्ड आउट नहीं हो जाती, तब तक हम उसे रखने का इंटेंशन रखते हैं। इसीलिए हम उसे कॉस्ट बेसिस पर ही रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा एग्जांपल बच्चों, आउटसाइड पार्टीज जो भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है बिजनेस के साथ, जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर बिजनेस की जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके साथ जो आउटसाइडर पार्टी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि लोन, आउटसाइड पार्टी लोन लेती है आपके साथ, आपसे लोन लेती है, या हम किसी आउटसाइडर पार्टी को लोन देते हैं, या सुनो, मान लेते हैं हम लोन लेते हैं। तो सर किसी भी बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जब हमें बिजनेस के लिए लोन दिया है तो क्या वो 1 साल के लिए दिया होगा या फिर एक बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए लोन की जरूरत होती है? यस, क्योंकि हम भी गोइंग ऑन बेसिस पर कई सालों तक एग्जिस्टेंस में रहने का इंटेंशन रखते हैं। हम हमारे बिजनेस को सेल कर कर, पैकअप कर कर, बंद कर कर जाने का इंटेंशन नहीं रखते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे, नियर फ्यूचर में हमारे बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो बैंक हम आपसे लोन लेते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, ठीक है, उसकी इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे। तो पार्टी जिससे लोन लिया जा रहा है उसके भी माइंडसेट में ये चीज होगी कि ऑर्गेनाइजेशन गोइंग ऑन बेसिस पर कंटिन्यू करेगा। तो जो लोन की अकाउंटिंग होगी वो भी गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही होगी। कोई भी आउटसाइडर या पर्सन हमारे द्वारा इशू किए गए शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को परचेस करता है, तो शेयर्स और डिबेंचर्स जो इशू किए हैं कंपनी ने, क्या वो 1 साल के लिए किए हैं? नहीं सर। कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, लोन लेती है बैंक से, वो किसी पर्पस के लिए लेती है, किसी प्रोजेक्ट के लिए लेती है, और वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं, वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होते हैं। 5 साल, 10 साल मिनिमम मानकर चलिए आप, 10, 15 साल, 20 साल के लिए। तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो फंडिंग ली गई है उसकी अकाउंटिंग भी लॉन्ग टर्म पर्पस को ध्यान में रखते हुए ही की जाएगी बच्चों, यस और नो। और आउटसाइडर जब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे ये इंटेंशनली पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन गोइंग ऑन बेसिस पर कंटिन्यू करेगा, तो हम जो फंडिंग दे रहे हैं, हम जो पैसा दे रहे हैं, वो पैसा भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ही काम में लिया जाएगा, यस और नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रीपेड एक्सपेंसेस बच्चों ये मैंने क्लियर नहीं किया है, जब हम अकाउंटिंग सीखेंगे, जनरल एंट्री सीखेंगे, तब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पर अभी केवल इतना सा समझ लीजिए, प्रीपेड नाम से ही पता चल रहा है ऐसा खर्चा जो हमने पहले से ही पे कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया है बच्चों। इसको डिटेल में समझेंगे, बस यहाँ पर इसको कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर ये सूट हो रहा था इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है। एडवांस में जो आपने खर्चा पे किया, मतलब कि जो एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का था, मतलब
ऐसा खर्चा जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता था, नेक्स्ट ईयर ही बेनिफिट जनरेट कर कर देगा, उसका पेमेंट हमने आज ही कर दिया। तो ऑब्वियसली ऐसा खर्चा जो हमने आज पे कर दिया इस साल का नहीं है, पर अपकमिंग ईयर्स में बेनिफिट डिराइव करेगा बिजनेस के लिए। जैसे कोई एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉय को हमें होल्ड करना था, तो उसकी सैलरी हमने आने वाले 2 साल की एडवांस में उसको दे दी, ताकि वो 2 साल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपकमिंग 2 ईयर्स में बेनिफिट डिराइव कर कर दे, अपनी एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज दे। वो की एम्प्लॉइज था, उसको खोना नहीं चाहते थे हम, तो हमने एडवांस में सैलरी दे रखी है ताकि उसकी सर्विसेज का बेनिफिट हमें मिलता रहे। तो सर ऐसा खर्चा जो आपने इस साल पे कर दिया, इस साल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है, पर आने वाले सालों में उससे बेनिफिट डिराइव होंगे बिजनेस में, तो सर वो असेट होगी। और जो उसकी अकाउंटिंग करेंगे हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर करेंगे, क्योंकि बेनिफिट आने वाले सालों में मिलेगा। तो हमारा इंटेंशन ये है ना कि आने वाले साल में हम कंटिन्यू करेंगे, तभी तो बेनिफिट आने वाले सालों में डिराइव हो पाएगा। यस और नो? तो दीज आर दी फ्यू एग्जाम्पल्स आई हैव पुट ऑन योर बोर्ड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट नॉन एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके बाद बच्चों हम चलेंगे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पर, आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट तक मूव होते हैं सेकंड प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट नॉन एज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये एग्जांपल्स आप पोज करके नोट कर सकते हैं, मैं रब कर देता हूं। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोर्ड पर सही दिख रहा है, मैं एक बार नाम बोल देता हूं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट इसका नाम है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसमें लिखिए आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड शुड रिमेन कांस्टेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड शुड रिमेन कांस्टेंट, या लिख दीजिए इसकी जगह कंसिस्टेंट। should remain consistent from one year to another year, from one accounting year to another accounting year. कंसिस्टेंट होना जरूरी है। जो भी प्रिंसिपल और मेथड्स आप यूज लेते हैं अकाउंटिंग का किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, वो कंसिस्टेंटली यूज लिया जाना चाहिए नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए बच्चों। सो दीज शुड नॉट बी चेंज्ड, लिखिए दीज शुड नॉट बी changed. These should not be changed from one year to another year. From one year to another year. जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने फॉलो किया है, जो अकाउंटिंग मेथड आपने फॉलो किया है, ये प्रिंसिपल और मेथड क्या होते हैं अभी डिस्क्राइब करूंगा बच्चों, अभी बताऊंगा आपको। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक साल से जब
इस साल में जो आपने फॉलो किया है नेक्स्ट ईयर में भी आपको वही मेथड और वही प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होना चाहिए। लिखिए आगे। सो दैट मैनेजमेंट, क्यों ऐसा करना चाहिए? ताकि सो दैट मैनेजमेंट would be able to compare the financial position, compare the financial position। अभी समझाया नहीं है बच्चों, अभी आप नोट कीजिए। मैनेजमेंट फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सकते हैं। सर फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, BS, प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर, ऑफ डिफरेंट accounting year, so that management would be able to compare the financial position, profit and loss accounts and balance sheet of the different accounting year and draw the important conclusions और डिसीजंस, जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष और निर्णय वहां पर लिए जा सके, ताकि महत्वपूर्ण डिसीजंस और निर्णय वहां पर लिए जा सके। अब मैं इसको समझाता हूं बच्चों आपको। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यह कहता है कि आपने जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग इस साल फॉलो किया है ना, एक अकाउंटिंग ईयर में फॉलो किया है, उसको आप कंटिन्यू रखने की कोशिश करो। नियर अकाउंटिंग ईयर में, अपकमिंग अकाउंटिंग ईयर में उसको आप कंटिन्यू करने की कोशिश करो कि वही मेथड ऑफ प्रिंसिपल, वही मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो कर सकते हो। सर ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग होती क्या भला है? सुनो मेरी बात। अकाउंटिंग करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे के लिए बच्चों डेप्रिसिएशन जो होता है, असेट पर चार्ज होता है हर साल, उसको भी कैलकुलेट करने के मेथड होते हैं। हाँ सर, एक होता है WDV मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV, एक होता है SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ेंगे और अकाउंटिंग करेंगे जब और डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना इसका, बस अभी एग्जांपल है, समझने की कोशिश करो। सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, जो डेप्रिसिएशन है वो दो मेथड से कैलकुलेट होता है। अब किसी एक अकाउंटिंग ईयर, मान लीजिए लेट से 21-22, 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से जो अकाउंटिंग ईयर चालू हुआ, 31 मार्च 22 को वो खत्म हुआ। इस अकाउंटिंग ईयर के लिए आपने डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है, P&L में चार्ज किया, उसके लिए आपने WDV मेथड फॉलो किया था और पिछले 5 सालों से भी आप WDV मेथड ही फॉलो करते आ रहे थे। पिछले 5 सालों से भी आप WDV मेथड ही फॉलो करते आ रहे थे। अब आने वाले साल में, यानी कि 22-23 के अंदर, आने वाले साल के अंदर आप चाहते हो, अकाउंटेंट चाहता है कि मैं SLM मेथड से डेप्रिसिएशन लगाऊं। तो बच्चों WDV मेथड से तो मान लीजिए हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कुछ और आता था, SLM मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट कुछ और आएगा। तो ये डिफरेंट मेथड को यूज लेने से उस एक्सपेंस और उस लॉस का मॉनेटरी मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। जब खर्चा चेंज हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस पर भी फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बच्चों? बिल्कुल। आपके दो अकाउंटिंग ईयर के प्रॉफिट्स में डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के प्रॉफिट्स कुछ अलग बता रहे होंगे, दूसरे अकाउंटिंग ईयर के प्रॉफिट्स कुछ अलग बता रहे होंगे। तो मैनेजमेंट वुड नॉट बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 2 अकाउंटिंग ईयर ऑन द सेम एजम्पशन। एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने फॉलो किया, 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगता आ रहा था, आपने सडनली बदल दिया, डेप्रिसिएशन अब लग रहा है 2 लाख रुपए का।
तो बच्चों 1 लाख का डेप्रिसिएशन जब चार्ज हो रहा था तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट्स पर लोड भी 1 लाख का ही आ रहा था, यानी कि प्रॉफिट्स 1 लाख से ही कम हो रहे थे उस एक्सपेंस को चार्ज करने के कारण। समझने की कोशिश करना। आपने सडनली शिफ्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो सर अब 5 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, इसका मतलब ऐसा होगा नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सर प्रॉफिट्स पर 5 लाख का लोड पड़ेगा, यानी कि 5 लाख से प्रॉफिट कम हो जाएंगे धड़ाम से। तो क्या आप उन 2 अकाउंटिंग ईयर्स के प्रॉफिट्स को और फाइनेंशियल पोजीशन को एक सूटेबल बेसिस पर कंपेयर कर पाओगे? मैनेजमेंट क्या उसमें कंपेयर कर पाएगा और सूटेबल डिसीजंस ले पाएगा अपने फ्यूचर के लिए? नहीं ले पाएगा। इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जहां तक हो सके कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अकाउंटिंग मेथड जो फॉलो किए जा रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए जहां तक हो सके। पर यदि जरूरत ही ऐसी महसूस हो जाए कि हाँ सर अब तो बदलाव करना ही पड़ेगा, अब नहीं रहा जाता, अब तो बदलाव करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं इंक डाल लेता हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एबीसी लिमिटेड, उसने पीक्यूआर लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। समझना बच्चों, किसी दूसरे बिजनेस को खरीद लिया। अब जो वो दूसरा बिजनेस है, हम तो WDV मेथड फॉलो करते थे डेप्रिसिएशन की, और वो फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमारी और उनके मैनेजमेंट में बातचीत हुई कि हमारे प्रॉफिट्स तो मिसमैच हो जाएंगे, इनबैलेंस हो जाएंगे यदि हम WDV की जगह SLM मेथड फॉलो करते हैं, तो कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। तो हमने ही सोचा चलो WDV में हमें नुकसान हो रहा था, SLM वो जो फॉलो कर रहे थे उसमें थोड़ा सा हमें फायदा दिख रहा था, तो हमने सोचा कि हमें हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड बदलना पड़ेगा, हम खुद WDV से SLM पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसी यदि स्थिति पैदा हो जाए कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करना पड़े या पॉलिसी में बदलाव करना पड़े तो किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट केवल थोड़ा सा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जो फाइनल अकाउंट्स आप बनाओ उसमें फुट नोट में नीचे एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, हमने इस बार डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, उसके कारण प्रॉफिट पर इतना इंपैक्ट पड़ा है। क्योंकि बच्चों ऐसा डिस्क्लोजर इसलिए दिया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सटर्नल पार्टीज जो होती हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, कंपनी को प्रोजेक्ट फंड देने वाले बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, क्रेडिटर्स जो होते हैं, सप्लायर जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, वो फाइनेंशियल पोजीशन को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर जाकर कंपनी से डील करते हैं। तो उन्हें किसी भी तरह की गलतफहमी न रहे, किसी भी तरह का उनका माइंड में एक रॉन्ग एजम्पशन क्रिएट ना हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए ये डिस्क्लोजर किया जाता है कि हाँ हमारे प्रॉफिट्स में ये सिग्निफिकेंट चेंज या फिर ये थोड़े बहुत जो चेंजेस आए हैं वो इस अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव के कारण आए हैं, जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने बदली है और इतने अमाउंट से हमारे प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ा है, तो उसका एक छोटा सा डिस्क्लोजर देना पड़ता है बच्चों। तो आपने ये नोट कर लेना है, इसके बाद मैं आगे नोट करने वाला हूँ बोर्ड पे रब कर कर, बच्चों उसको भी आपको साथ में नोट करना है। पोज कर कर इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं लिखने वाला हूँ कुछ चीज़ इसी कॉन्सेप्ट के अंदर। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या होते हैं? WDV फुल फॉर्म लिख सकते हो आप, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और भी होते हैं, ठीक है, पर मेजरली यही दो होते हैं। दूसरा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बाद आप लिख सकते हैं मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। दूसरा एग्जांपल मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। जो स्टॉक होता है उसके वैल्यूएशन के भी कुछ मेथड होते हैं। स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं बच्चों, उसकी टेंशन आप ना लें, वो हम इन्वेंट्री वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एग्जांपल हमने लिखे। फिर आगे हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि सर क्या इसमें चेंजेस किया जा सकता है ना? तो लिखना, इफ मैनेजमेंट
फील दैट, यदि मैनेजमेंट को ऐसा लगे कि हाँ बदलाव होना चाहिए, इफ मैनेजमेंट फील्स दैट चेंज इन पर्टिकुलर मेथड, चेंज इन पर्टिकुलर मेथड, change in particular method will leads to be better disclosure, will leads to be better, जो समझा है मैंने वही लिखा रहा हूं बच्चों, will leads to be better disclosure of, will leads to be better disclosure of profits and financial position, प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यदि ऐसा हो तो द चेंज या चेंज्ड मेथड, द चेंज्ड मेथड मे बी एडॉप्टेड, द चेंज्ड मेथड मे बी एडॉप्टेड, उस बदले हुए मेथड को अडॉप्ट किया जा सकता है यदि मैनेजमेंट को ऐसा लगे कि चेंज करना पर्टिकुलर मेथड में बेटर डिस्क्लोजर ट्रीट करेगा, प्रॉफिट्स में सुधार लाएगा या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार लाएगा, तो सर उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। आगे लिखना बच्चों, हाउएवर, ऐसी दशा में, हाउएवर नेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज, nature and effect of such change, nature and effect of such changes must be stated, उसको बताना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा बच्चों, मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली बाय वे ऑफ, मैंने बताया था आपको किस तरह से, फुट नोट, फुट नोट के माध्यम से आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसमें क्या बदलाव आया है, किसमें, नेचर में और इफेक्ट्स में क्या बदलाव आए हैं, क्या परिवर्तन आए हैं, कितने से आपके प्रॉफिट्स में चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, मस्ट बी डिस्क्लोज्ड क्लियरली बाय वे ऑफ द फुट नोट टू दी फुट नोट बैलेंस शीट के नीचे होता है, किस लिए, टू एनेबल। अब इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा बच्चों, ये योग्य बनाएगा द यूजर, ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेयर अबाउट सच चेंजेस। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र कौन कौन है सर, यूज़र कौन कौन है, शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर्स पैसा लगाने से पहले देखेंगे आपके बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, बैंक्स होते हैं, ये आपको पैसा देने के पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे, किस मेथड ऑफ अकाउंटिंग को आप फॉलो कर रहे हैं, किस मेथड ऑफ अकाउंटिंग में आपने चेंज किया है, कितना सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, उसका क्या इंपैक्ट आया है फाइनेंशियल पोजीशन पर, वो सब चीज़ें ये अंडरस्टैंड करेंगे, रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे। क्रेडिटर्स या कहूँ मैं सप्लायर,
आपको गुड्स की सप्लाई करने से पहले सोचेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे, इसको मेज़र करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो आपने जो चेंजेस किए हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में, मेथड ऑफ इन्वेंट्री में, वैसे तो आपको इसको कंसिस्टेंट मेंटेन करना चाहिए। इसमें मेथड में जो आपने अडॉप्ट किया उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, ये मेथड कहता है। पर यदि किसी रीज़न से अपने प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर बनाना चाहते हो, आप उसमें डिस्क्लोजर को आप सुधारना चाहते हो, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को आप सुधारना चाहते हो, या आपने एमालगमेशन किया है या किसी कंपनी के साथ आपने एक्विजिशन किया है, उसके कारण आपको ऐसा करना पड़ रहा है टू प्रेजेंट योर फाइनेंशियल पोजीशन इन अ बेटर मैनर, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। बस आपको नेचर और इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, ऐसे बदलाव के कारण क्या परिवर्तन आया है उसको क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। फुट नोट में, बैलेंस शीट के नीचे बनता है बच्चों ये फुट नोट, उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट और P&L को फाइनल यूजर्स पढ़ते हैं बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स लोग देखा करते हैं, एनालाइज किया करते हैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, इसलिए उन्हें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इस तरह के होने वाले चेंजेस के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाए, वो अवेयर हो जाए, ये इसलिए डिस्क्लोजर करना जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। आगे बच्चों कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के बाद एक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, बहुत ही रिलेवेंट है। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड सो ऑन, कुछ कॉन्सेप्ट्स और बाकी हैं बच्चों, यहाँ पर इन्हें हम पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।